हेलो चिल्ड्रन ऑफ 11th क्लास ऑफ द ब्रेन शेपर स्कूल। आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ये लेक्चर लेंगे। तो हमने आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो लॉ कहता है कि किसी भी बॉडी का या किसी भी सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होता, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है, उतना ही रहता है जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन ज़िंदगी में हैं, तो आइए इसका एक आध एप्लीकेशन लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक्चुअली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी इसी पे बेस्ड है। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक बंदूक है, ठीक है, और इसमें यहां पर गोली है। तो बंदूक की गोली का जो मास है, गोली अंदर है, तो मान लीजिए उसका मास हम रख दें स्मॉल एम, और पूरी बंदूक का मास मान लीजिए कैपिटल एम है। मतलब बंदूक का मास गोली के मास के अलावा कैपिटल एम है और स्मॉल एम जो है गोली का मास है। और अभी दोनों रुके हुए हैं। ये हमारा पहला चित्र है और हमने मान लीजिए कि दबा के इसका ट्रिगर हमने गोली फायर कर दी। तो अब एक ये फिगर 1 है, ये तब का फिगर है जब गोली थी बंदूक में, और फिगर 2 का है कि जब उसी बंदूक का हमने ट्रिगर फायर कर दिया। बंदूक वही है और ये गोली देखिए जा रही है, स्मॉल एम गोली, और ये मान लीजिए स्मॉल वी वेलोसिटी से जा रही है और इसका मास एम है। ये फिगर 2 है। तो ये फिगर आने में क्या हुआ कि हमको बीच में ट्रिगर करना पड़ा। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन, ये चित्र है, ये चित्र आगे जाके ये चित्र आ गया, ये चीज़ ही आगे जाके ये पूरी चीज़ बन गई, और अभी थोड़े समय बाद ये आगे और जाएगा तो ये चीज़ और बढ़ती जाएगी। तो इस चित्र से इस चित्र में आने में क्या हमने कोई फोर्स लगाया? हम यहाँ थे, हम यहाँ पहुँचे, कोई बीच में फोर्स लगाया? हाँ, हमने ट्रिगर दबाया। ट्रिगर दबाने में कोई बहुत फोर्स नहीं लगता। ट्रिगर दबाना मामूली सा खट क्या है, वो ना के बराबर है। तो अगर हम ट्रिगरिंग, इफ फोर्स ऑफ ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग का जो फोर्स है, अगर हम उसको छोड़ दें कि वो कोई खास नहीं है, तो आप तो कह सकते कोई फोर्स नहीं लगा। अगर कोई फोर्स नहीं लगा तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉ। तो जो इसका मोमेंटम है वही इन दोनों का मोमेंटम रहेगा। तो इसका मोमेंटम क्या है? मास इनटू इसकी वेलोसिटी 0, और बाद में मोमेंटम क्या हो जाएगा? इसके स्मॉल एम स्मॉल वी प्लस कैपिटल एम, और इसकी वेलोसिटी तो ये तो रुका हुआ है तो इनटू 0। तो आप कहेंगे कि 0 इज इक्वल टू एम वी। स्मॉल वी वेलोसिटी क्या है? बुलेट की, तो ये बुलेट की वेलोसिटी भी 0 आ जाएगी, यानी बुलेट नहीं निकली। तो इसका मतलब कि बुलेट तो निकली है, इसका मतलब कि कुछ और बात है। बात यह है कि गोली भी, बंदूक भी पीछे की ओर भागेगी, क्योंकि क्या होगा कि पहले मोमेंटम इसका कितना था? 0। तो फायर करने के बाद भी टोटल मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, तो 0 था, 0 रहना चाहिए। तो अगर मान लीजिए इसने मोमेंटम 10,000 पा लिया, तो इसका ये पाएगी -10,000, तब भी हम कहेंगे कि टोटल मोमेंटम 0 भी है, क्योंकि प्लस 10,000 पाई -10,000 पाई। तो कहने का मतलब इसीलिए बंदूक को पीछे भागना पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जब गोली फायर की जाती है तो गोली आगे जाती है, बंदूक पीछे भागती है, जिसको रिकॉइल ऑफ गन कहते हैं। और ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के द्वारा समझा सकते हैं आप कि बंदूक ने गोली को हिट किया तो गोली ने बंदूक को पीछे हिट कर दिया, या इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बता सकते हैं कि चूंकि मोमेंटम कंजर्व रहना है तो मोमेंटम 0 था तो 0 रहना है। हमने ट्रिगर किया तो इसने मोमेंटम पा लिया,
तो अगर ये मोमेंटम नहीं पाएगा तो टोटल मोमेंटम जीरो नहीं रह जाएगा और लॉ टूट जाएगा। तो लॉ चूंकि नहीं टूटेगा, लॉ सही है, इसीलिए जब उसको हम 10,000 मोमेंटम देंगे तो इसको -10,000 मोमेंटम से जाना ही पड़ेगा, जिससे कि टोटल मोमेंटम जीरो था, जीरो रहे, लॉ सही रहे। क्लियर हो गया? तो इसलिए मानते हैं कि ये कैपिटल वी वेलोसिटी से पीछे भागेगा और इसीलिए कैपिटल वी वेलोसिटी यहाँ आ जाएगी और ये आएगा कैपिटल एम कैपिटल वी। तो यहाँ से हम बुलेट का रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकाल सकते हैं, स्मॉल एम स्मॉल वी अपॉन कैपिटल एम। ये कहलाता है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। गन इतनी वेलोसिटी से पीछे भागेगा, तो वी कहलाता है रिक्वायर्ड वेलोसिटी माने पीछे फेंकने का ऑफ गन। तो ये एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का एग्जाम्पल है कि व्हेन बुलेट इज फायर्ड द गन रन्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, गन रिक्वायर्स। ये बड़ा अच्छा एक एप्लीकेशन है और कितनी वेलोसिटी से गन पीछे जाता है ये भी मैंने आपको डिराइव करके बता दिया। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। किसी नाव पानी में है, अगर कोई आदमी नाव से बाहर कूदे तो नाव पीछे की ओर भाग जाती है। आदमी अगर ईस्ट को कूदेगा तो वहाँ की बची हुई नाव वेस्ट में चली जाएगी। आपने गौर किया होगा। ये वही बात है कि टोटल मोमेंटम जीरो था, जब नाव में थे तो मोमेंटम जीरो था। अब हमने मोमेंटम पा लिया, तो हमने माने मोमेंटम पा लिया, नाव वहीं खड़ी रहेगी तो टोटल मोमेंटम फिर जीरो नहीं रह जाएगा, क्योंकि टोटल में हमारा मोमेंटम भी आएगा। फिर पहले हम नाव में थे तो हम प्लस नाव सब मिला के मोमेंटम जीरो था, हम कूद गए तो हमारे अंदर मोमेंटम आ गया, तो बची नाव में भी मोमेंटम आना चाहिए, नहीं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम 4 आदमी हैं और चारों के पास मिलके 100 रुपये हैं, अब एक आदमी बाहर चला जाए और वो 20 रुपये लेके चला जाए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चे लोगों के पास 100 रुपये रहेंगे? बच्चों के पास 80 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि कैसे हो सकता है ऐसा? तो अगर पूरा सिस्टम के पास मोमेंटम जीरो था, अगर एक ने 100 मोमेंटम पा लिया तो बच्चे को -100 पाना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी तो टोटल जीरो रहेगा, क्योंकि जीरो था। तो जो टोटल था वो टोटल रहेगा, भले एक अलग हो गया तो क्या। तो अगर बीच में कोई फोर्स बाहरी व्यक्ति ने नहीं लगाया, खुद से अलग हुआ, तो ज़रूर अगर एक ईस्ट की ओर पाएगा मोमेंटम अलग होते समय, तो बाकी बची चीज़ वेस्ट की ओर मोमेंटम पाएगी ही, क्योंकि टोटल ज़ीरो तभी होगा जब इधर अगर 100 है तो -100 बनेगा, तभी तो ज़ीरो होगा। इसीलिए बची हुई चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाती है। ठीक है, तो अपन एक आध क्वेश्चन और लेते हैं बढ़िया वाले, पर उससे पहले हम आपको ये बता दें, टेंशन ऑफ या टेंशन इन स्ट्रिंग, डोरी में टेंशन। आपने कोई स्ट्रिंग ली होगी, जैसे मान लीजिए एक डोरी है, ये डोरी ऐसा, तो इस ये को टाइट हम कर दें तो ये टेंशन बन जाता है। तो टेंशन स्ट्रिंग जो होती है, तो अगर वो एक आइडियल स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग का मतलब कि चिकनी है और कोई खास मास नहीं है, हल्की है और उसको मोड़ने में टाइट नहीं है, मुलायम है और खींचने में बढ़ती नहीं है, ऐसी डोरी को बोलेंगे आइडियल डोरी, आइडियल स्ट्रिंग, विच इज इनएक्सटेंसिबल, परफेक्टली फ्लेक्सिबल, मासलेस। तो ऐसी स्ट्रिंग में अगर हम कहीं पर भी खींचते हैं या फोर्स से, तो हमें दूसरी ओर भी या फोर्स से खींचनी पड़ेगा, तभी वो स्प्रिंग टाइट होके रही आएगी। नहीं अगर हम कम फोर्स से खींचेंगे तो स्प्रिंग भाग देगी इस साइड में। भाई अगर हम किसी बुक को खींच रहे हैं या किसी भी चीज़ को खींच रहे हैं और खींचते खड़े हैं, इसका मतलब ये है कि दो तरफ बराबर खींच रहे हैं, क्योंकि अगर तरफ ज़्यादा खींचेंगे तो दौड़ जाएगी। तो स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रिंग को टाइट कर रहे हैं, दोनों तरफ बराबर खींच रहे होंगे। तो याद रखें, अगर स्ट्रिंग आइडियल है तो पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो सब जगह उतना ही होगा। तो स्ट्रिंग के टेंशन को P कहते हैं, वैसे वो फोर्स होता है और उसे F भी कह सकते हैं। तो रूल है कि अगर एक आइडियल स्ट्रिंग है तो पूरी स्ट्रिंग में सब जगह सेम टेंशन होता है। अब हम इस थ्योरी के आधार पे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, स्प्रिंग में जो टेंशन होता है वो एक प्रकार का फोर्स होता है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। वास्तव में देखिए 4 प्रकार के फोर्स इस यूनिवर्स में पाए जाते हैं। पहला तो होता है ग्रेविटेशन, हर मास को अट्रैक्ट करता है, G(m1m2/r²), वो ग्रेविटेशन है। ये कल्पना की जाती है कि कुछ पार्टिकल होते हैं ग्रेविटॉन नाम के, इमेजिनरी पार्टिकल्स हैं जिनके कारण फोर्स पैदा होता है, जिनके लेन देन से न्यूटन ने इसके बारे में पता लगाया था। दूसरा फोर्स होता है
न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये दुनिया का सबसे तगड़ा फोर्स होता है और ये न्यूक्लियस में जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनको पकड़े रहता है। नहीं तो क्या होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है लेकिन प्रोटॉन में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को रिपल करके न्यूक्लियस को फूट जाना चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स है, तो इसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जो न्यूक्लियस को बांध के रखता है। फिर न्यूक्लियस में एक और फोर्स होता है, उसे वीक फोर्स कहते हैं, जो इस स्ट्रांग फोर्स से 10⁻³ टाइम्स होता है, कमज़ोर होता है, इसलिए उसे वीक फोर्स कहते हैं। और ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स भी शॉर्ट रेंज फोर्स है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे प्रोटॉन ने आपके न्यूट्रॉन को खींचा, इतना दूर नहीं लगता, एक न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है न्यूक्लियर फोर्स। तो दूसरा फोर्स हुआ सबसे दुनिया का तगड़ा फोर्स। तीसरा वीक फोर्स है, ये न्यूक्लियस के अंदर भी लगता है, लगभग 1 फर्मी डिस्टेंस में अंदर लगता है। और ये बीटा डिके वगैरह जो होता है उसके स्पेशल केसेस में वास्तव में क्वार्क नाम के पार्टिकल होते हैं, उनके कारण ही पैदा होता है। अच्छा, इसी प्रकार से जो पहले हम आपको बता रहे थे न्यूक्लियर फोर्स, तो वो पाई मेसॉन नाम के पार्टिकल होते हैं जिनके लेन देन से वो पैदा होता है। फिर वीक फोर्सेस क्वार्क नाम के पार्टिकल से पैदा होता है। और फिर चौथा फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये फोटॉन के लेन देन से पैदा होता है और ये डिस्टेंस फोर्स एट ए डिस्टेंस है, दूर दूर चीज़ों में लगता है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे यही है, टेंशन हो गया, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का फोर्स, ये कूलम्स लॉ के द्वारा दिया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि Q1 Q2/r² या प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² या M1 M2/r² मैग्नेटिज्म में। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स वगैरह सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ये फोर्सेस एट ए डिस्टेंस हैं, ये वास्तव में न्यूक्लियर फोर्स से 100 गुना कम होता है। तो अगर आप रेशियो देखें तो स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है और वीक फोर्स होता है और ग्रेविटेशन होता है, तो इनका रेशियो ये होगा कि अगर ये 1 है तो ये 10⁻² है और ये 10⁻13 है और ये 10⁻38 है, ये रेशियो होता है। ये 38 थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी होता है क्योंकि बुक में दिया रहता है। तो स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैटेगरी में आता है। हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो वहाँ जो फोर्स लगता है, हमारे मसल्स में जो फोर्स लगता है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेगरी के फोर्स होते हैं। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी आपको नहीं पढ़ना है। तो स्ट्रिंग, अगर हम एक डोरी ले लें, और एक और चीज़ कई बार क्वेश्चन आता है कि हम ले लें पुली। पुली कैसी होती है? घिरनी, जैसे कि ऐसे गोल पहिया होता है और रस्सी इधर से डाल के उधर बाल्टी में ऐसे खींच के पानी खींचते हैं, आपने देखा होगा। तो एक रस्सी हमने यहाँ, वही रस्सी यहाँ से घूम के यहाँ आई और यहाँ पर आपने देखा होगा कि इसको खींचते हैं और पानी यहाँ से ये बाल्टी उठती है ऊपर और इसको एक रॉड में फिक्स कर देते हैं। एक रॉड में पुली फिक्स रहती है और पुली ऐसे घूमती है और रस्सी लगा के पानी खींचते हैं। घिरनी, इसको पुली या घिरनी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर हम F फोर्स से खींचते हैं तो ये भी F फोर्स से खींचता है, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन सब जगह सेम रहता है। वैसे स्ट्रिंग के टेंशन को हम लोग T से डिनोट करते हैं, तो T कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें कई बार क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के आते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरह का आ जाएगा, तो आज का प्राउंड क्वेश्चन ये है कि अभी हमने आपको डिफरेंट पार्टिकल्स के बारे में बताया था जो लगते हैं और अलग अलग प्रकार के फोर्सेस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको कौन से पार्टिकल के बारे में बताया था? तो ऑप्शन है
फोटॉन, ऑप्शन 2 क्वार्क, ऑप्शन 3 मेसॉन और ऑप्शन 4 ग्रेविटॉन। सबसे पहले हमने किस पार्टिकल की चर्चा की थी? तो अगर हमने एक बॉडी यहाँ रख दी, दूसरी बॉडी यहाँ, और ये स्ट्रिंग, ये पुली फिक्स है, ये मान लीजिए 5 kg की है और ये मान लीजिए 2 kg की है, तो क्या होगा? ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन निकालिए और डोरी में टेंशन कितना है, जो कि सेम होगा क्योंकि एक ही डोरी है, तो टेंशन निकालिए। तो कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज एंड टेंशन इन स्ट्रिंग में टेंशन। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि अर्थ जो खींचती है उसका अट्रैक्शन अर्थ के कारण होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो वेट होगा, किसी भी चीज़ का वेट होता है mg। तो m इसका मास 5 इंटू जी 10 यानी 50 न्यूटन फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, और इसको भी अर्थ खींचेगी तो 20 न्यूटन। दोनों फोर्स नीचे लग रहे हैं, लेकिन दोनों का टोटल फोर्स का इफेक्ट 70 होगा अगर ये पूरी चीज़ पर देखा जाए। लेकिन एक्चुअली पुली जो है घूमती है, और घूमने के कारण क्या होता है, ये ऊपर जाता है, ये नीचे आता है। तो 50 न्यूटन चाहता है कि ये नीचे आए और डोरी नीचे आए और ये ऊपर जाए, क्योंकि जब ये नीचे आएगा, अच्छा डोरी ऐसी नहीं है कि खींचने से लंबी हो जाएगी, खींचेंगे तो वो आगे बढ़ जाएगी, तो एक सिरा भी बढ़ेगा, वो सिरा भी बढ़ेगा। माने ये डोरी ऐसा नहीं रहेगा कि 1 फुट है तो खींच 2 फुट की डोरी हो जाए, क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग है। तो ये 50 न्यूटन क्या चाहता है कि इसको नीचे ले जाए और इसके ऊपर ले जाए, और 20 क्या चाहता है कि इसको ले जाए, इसको ऊपर ले जाए। यानी दोनों दूसरे का अपोजिट चाह रहे हैं। तो टोटल फोर्स जो देखा जाएगा पूरे सिस्टम के लिए, पूरा सिस्टम बोलेंगे तो सिस्टम का टोटल फोर्स हो गया 30 न्यूटन, क्योंकि 50 जो चाहता है 20 उसका उल्टा चाहता है, दोनों लड़ रहे हैं, इसमें टोटल फोर्स 30 इज इक्वल टू टोटल F इक्वल टू ME। तो पूरे सिस्टम का फोर्स, पूरे सिस्टम का मास यानी 257, और डोरी और पुली में कोई मास नहीं बांधते, तो 7 इंटू ए। तो इस तरह से ए आ जाएगा 4.2, डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 4 28, 2 आ गया, 7 2 14, 6 7 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। ये एक्सेलरेशन इसका आ गया नीचे को, और ये उतना ही जाएगा ऊपर, क्योंकि डोरी तो खींचने वाली नहीं है। तो जितना ये नीचे, अगर ये नीचे जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो इसे 1 सेंटीमीटर ऊपर आना ही पड़ेगा। तो जितना इसकी वेलोसिटी नीचे होगी उतनी इसकी ऊपर होगी, जितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उतना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना इसका एक्सेलरेशन उतना इसका एक्सेलरेशन। तो सेम एक्सेलरेशन आ गया दोनों का, बस एक का नीचे होगा एक का ऊपर होगा। आप देखें टेंशन, तो टेंशन के लिए एक काम करते हैं, किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते हैं। जैसे इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो टेक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, किसी का ले लीजिए। तो अब हम केवल ए पर विचार करेंगे। याद करिए ए पर कौन कौन फोर्स लग रहे हैं। ए को अर्थ खींच रही 20 न्यूटन से, उसको दिखा देंगे। अर्थ को एक खींच रहा ऊपर, वो अर्थ पे गया, वो फोर्स नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ये 2 kg की बॉडी है, तो 20 न्यूटन खींच रही है। अच्छा, जब अर्थ ने इसे खींचा तो ये नीचे भागा, तो इसने डोरी को नीचे खींचा। जब डोरी को नीचे, भाई ये क्या करेगा, डोरी को नीचे खींचेगा। तो डोरी, इसने डोरी को खींचा यानी डोरी पे फोर्स लगा नीचे, तो डोरी ने इस पे लगाया ऊपर, यानी इस पे लगा ऊपर को, तो ये फोर्स दिखाएंगे। ठीक,
और फिर एक्चुअली ये खींचा डोरी को, फिर डोरी खींची इसको, लेकिन उस फ्री बॉडी डायग्राम में उतना दूर नहीं जाते, हमारे जस्ट बगल में कौन है उसका ध्यान देते हैं, उसके बगल में कौन है इसका ध्यान नहीं देते। हम अभी ए की फ्री बॉडी डायग्राम पे बात कर रहे हैं, तो हम ए का जस्ट पड़ोसी जो है, देखिए अर्थ तो सबका पड़ोसी है, नीचे खींच रहा, और ऊपर की डोरी बस इसका ध्यान देंगे, इस डोरी को कौन पुली खींच रहा, फिर कौन पुली को वो खींच रहा, डोरी कौन ये बॉडी खींच रही, ये सब नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे जस्ट ऊपर वाला क्या कर रहा, तो ऊपर खींचेगा, तो टी ऊपर खींच रही डोरी और 20 नीचे, ज़्यादा कौन है टी, तभी तो ये बॉडी ऊपर को बढ़ रही है, तो टी ज़्यादा है तो फार्मूला लगाते हैं F इज इक्वल टू एम ई। तो फोर्स इस पर कितना लग रहा है, टी माइनस 20 इज इक्वल टू एम 2 इंटू एक्सलेशन 4.28, तो टी माइनस 20 इज इक्वल टू ये आ गया 8.56, तो वहाँ चला गया तो 28.56 न्यूटन टेंशन आ गया। तो ये दोनों आंसर आपको मिल गए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।